So the topic is citizenship. Citizenship. वेल तो स्टेट की पॉपुलेशन को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, सिटीजन्स और एलियंस। सिटीजन क्या है, जो सारे सिविल पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं। एलियंस वो हैं जो नहीं। अब एलियंस में भी कुछ फ्रेंडली होते हैं हमारे एलियन, और कुछ एनिमी होते हैं। एनिमी कौन से होते हैं? जो कि हमारे किसी से लड़ाई हो रखी है तो वो हमारे एनिमी हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग तो हमारे सिटीजनशिप के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे आर्टिकल बताए गए हैं। तो आर्टिकल 11 जो आखिरी आर्टिकल है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी सिटीजनशिप के लिए जो कुछ भी बनाने थे रूल रेगुलेशन, तो उन्होंने वो 26 जनवरी और 1950 तक के बना दिए कि अब तक के तो हम बना चुके। अब इसके बाद का जो भी कुछ होगा ना वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो जो आर्टिकल 11 है ना, अब उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पार्लियामेंट को सौंप दिया। उसके बाद आप सिटीजन के लिए कोई भी आप एक्ट बना सकते हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाएगा ऑब्वियसली। तो वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि अब आप सिटीज़न अब आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट बनाए हैं, एक्ट ही बनाएगी 1955, और काफ़ी टाइम ये अमेंड भी किया गया 1986, 2003, 2005, रिसेंटली 2019 का जो CAA है, राइट, सिटीजनशिप अमेंडिंग एक्ट। तो जो वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं वो 5 से 11 थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। जो आर्टिकल 5 है, राइट, जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर आप अब यहाँ पे आपका डोमिसाइल जो है इंडिया का, वो आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट, आप यहीं पे पैदा हुए हो, तो आप यहाँ के सिटीजन हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? अब ये आर्टिकल 6 उनके लिए है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए ऑन 19 जुलाई या फिर उसके बाद में 1948, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद में या फिर उसी दिन जो भी कोई आया तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो जो ये आर्टिकल 6 से ये कहता है कि भाई अगर आप वहाँ से आए हैं तो आपकी जो क्या कहते हैं, हम आपको क्या सिटीजनशिप देंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 5 है उसकी दोबारा बात करते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ के सिटीज़न हैं, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, अगर आप 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था, अगर 1950 से 5 साल पहले यानी कि 1945 से लेकर 1950 तक भी अगर आप यहाँ के सिटीज़न हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, या फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हैं, तो आप आर्टिकल 5 की तरह से आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग आप क्या होंगे, यहाँ के सिटीज़न होंगे, राइट। आर्टिकल 6 उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जो कि पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हैं। और अगर इसमें भी दो तरीके से, कैसे कि अगर वो 19 जुलाई 1948 को आए हैं, ठीक है, अगर वो इससे पहले आए हैं या फिर 19 जुलाई यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? तो वो आ चुके हैं, उनके पेरेंट जो हैं वो कोई भी इंडिया के अंदर बोर्न होना चाहिए, कोई भी एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो यहाँ पर पैदा हुए होने चाहिए। और दूसरा ये है कि वो 19 जुलाई इसके बाद आए हैं। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद हमें आए हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए सिटीज़न, लेकिन सिर्फ वो तब रजिस्टर कर सकेंगे जब वो 6 महीने तक 6 मंथ्स तक वो यहाँ पर रेजिडेंस रहे उनका, ठीक है, वो यहाँ पर रहें। फिर आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है कोई इंडिया का जो आदमी है वो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन फिर वहाँ से उसका मन हुआ कि वापस से इंडिया में चलते हैं। अगर वो वापस इंडिया में आता है तो क्या है, तो उसके लिए आर्टिकल 7 बनाया गया है और ये कहता है कि उसको
6 महीने के लिए पहले यहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर वो रजिस्टर करे और फिर उसको बना दिया जाएगा सिटीज़न, राइट। आर्टिकल 8 उन लोगों को सिटीज़नशिप देने की बात करता है जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। मान लो वो यूएसए के अंदर रहते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो डिप्लोमेट जो फिर काउंसलर वगैरह है, जो इंडिया का जो काउंसलर है, एम्बेसी है, वहाँ जाएंगे और रजिस्टर करवाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि हमारे देश में ना सिंगल सिटीज़नशिप ही चलेगी, ठीक है। ये हम कोई स्टेट के अलग से नहीं बनाएं कि वो हरियाणवी है, वो पंजाबी है, वो हिमाचली है, ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको यूनिटी है और सब इंडियन ही कहलाएंगे, कोई स्टेट की नहीं रहेगी। जैसे यूएसए के अंदर स्टेट की सिटीज़नशिप अलग होती है और पूरे कंट्री की सिटीज़नशिप अलग होती है, तो इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 जो है कि कोई रिन्यू नहीं होगा, नो रिन्यूअल ऑफ द सिटीज़नशिप। आपको हर बार से रजिस्टर करना नहीं पड़ेगा कि आपने रजिस्टर कर दिया, अब आपके बच्चे होंगे तो वो रजिस्टर करवाएंगे कि हमको सिटीज़नशिप चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई रिन्यूअल की, एक बार आप हो तो आप हो, राइट। सो दिस इज़ द आर्टिकल 10। उसके बाद आता है कि हमारा आर्टिकल 11 कि पार्लियामेंट के पास अब सारी पावर है कि वो आपके सिटीज़नशिप को रेगुलेट करे, ठीक है। उसके बाद कई सारे एक्ट भी बनाए। द नेक्स्ट वी हैव सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 क्या कहता है कि 1955 में जो लाया गया कि अभी 5 ग्राउंड्स पे ना हम सिटीज़नशिप देंगे। कैसे? बाय बर्थ, अगर कोई यहाँ का रहने वाला है, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट रहने वाले थे जब हमने क्या कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, जो भी है। बाय डिसेंट कि कोई भी बाहर पैदा हुआ है तो वो भी ले सकता है ना सिटीज़नशिप। अब इसमें भी ना बर्थ के रिलेटेड पर अगर हम देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि भाई 26 जनवरी 1950 जब हमारा क्या कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, 1987 तक, इस बीच में कोई भी यहाँ पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीज़न रहेगा, ठीक है। कोई भी पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहेगा, वो सिटीज़नशिप है उसकी होगी। या इसके बाद अगर कोई पैदा होता है तो उसका कोई भी एक पेरेंट तो होना चाहिए। देखो सिटीज़न है ना, पहले बर्थ है इतना 1950 से लेकर के 1987, उसके बाद अगर कोई पैदा होता है तो वो यहाँ का तो सिटीज़न होना, उसका पेरेंट कोई भी एक होना चाहिए। अगर अब बात पहुँच चुकी 1 जुलाई 1987 तक। अब अगर उसके बाद देखा जाए, अब एक और डेट आती है 3 दिसंबर 2004। अगर 3 दिसंबर 2004 तक की बात चली गई है तो अब उसका कोई भी एक पेरेंट या फिर दोनों ही सिटीज़न होने चाहिए और कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। अगर बाय बर्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर अगर 1 जुलाई 1987 तक वो यहाँ पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर उसके बाद में हुआ तो उसका एक कोई पेरेंट होना चाहिए। अगर 2004 तक के होता है कि कोई लेना चाहता है तो वहाँ तक कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, उनके पिता या माता जो भी हैं, तो और कोई भी एक सिटीज़न उनका होना चाहिए या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब एक और आता है कि कोई पर्सन ना इंडिया से बाहर पैदा हो रहा है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए है कि जब उस वो पैदा हो रहा है ना तो उसके पेरेंट जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1992, दिस इज़ 10, तो अगर वो 10 दिसंबर 1992 तक होते हैं पैदा कोई भी पर्सन, तो वो उसके जो पिता हैं वो वहाँ के सिटीज़न, फादर सिटीज़न होने चाहिए उस टाइम पर इंडिया के, ठीक है। अगर 1992 10 दिसंबर 1992 की आगे की बात है तो उसके कोई एक पेरेंट जो है वो होना चाहिए सिटीज़न, ठीक है। अगर उससे भी आगे की बात की जाती है 3 दिसंबर 2004, अगर 3 दिसंबर 2004 की बात की जाती है तो विद इन 1 ईयर उसको रजिस्टर करवाना होगा। कोई भी हमारा काउंसलर बैठा हुआ है फॉरेन कंट्री के अंदर, इंडियन, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा विद इन 1 ईयर। ये एक्सटेंडेबल भी है वैसे, 1 साल का ही नहीं है। फिर आता है कि बाय रजिस्ट्रेशन भी आप बन सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे बन सकते हो?
कि आपका कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, इंडियन सिटीज़न जो कि बाहर पैदा हुआ है और उस कंट्री की आपको उनको सिटीज़नशिप मिल चुकी है, तो वो माइनर चाइल्ड के लिए भी हो सकता है, राइट। कोई फीमेल है जो कि फॉरेन कंट्री की और इंडियन से शादी कर लेती है और आफ्टर 7 years ऑफ हर रेजिडेंसी इन इंडिया, ठीक है, पहले 6 मंथ का था वो, लेकिन अब वो कितना कर दिया, वो 7 महीने का कर दिया है। तो 7 महीने तक उसको 7 साल तक रहना पड़ेगा उसको और फिर उसको सिटीज़नशिप दी जाएगी, ठीक है। और बाय सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 इट वाज एक्सटेंडेड टू मेल ऑल्सो, ठीक है। कोई अगर फीमेल है तो मेल कोई फॉरेन कंट्री से आता है तो शादी करता है तो उसको भी मिल जाएगी, ठीक है। प्रेजेंटली ये 7 ईयर का है एंड ही कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीज़नशिप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल बाय रजिस्ट्रेशन। और भी इसके साथ में काफ़ी सारे हैं कि कोई ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट है इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। और कोई पर्सन शादी कर लेता है तो हमने देख ही चुके हैं। और एक अगर कोई पर्सन है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले क्या कहते हैं सिटीज़न थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंस थे, तो उनको ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना पड़ेगा फॉर 12 महीने, ठीक है। अगर वो पहले सिटीज़न रह चुके हैं अनडिवाइडेड इंडिया के तो उनको 12 महीने के लिए रहना पड़ेगा बिफोर द रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ओवरसीज़ कार्ड इंडियन होल्डर कार्ड ऑफ सॉरी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है 5 साल के लिए तो उसको ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस रहना पड़ेगा अगेन फॉर 12 मंथ्स, उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा ताकि उसको सिटीज़नशिप मिल सके। अगला आता है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन में क्या है कि आपको नेचुरलाइजेशन से बना दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी को बनाया जाएगा जो बाहर का है, अगर उनका कंट्री जो है वो भी नेचुरलाइजेशन से बनाता हो हमारे देश के लोगों को, ठीक है। वो हमारी सेम प्रोविज़न है जहाँ पर इंडिया के जैसे ही सिटीज़नशिप को लेकर, यानी वहाँ पर भी नेचुरलाइजेशन है। तो वो नेचुरलाइजेशन आफ्टर 12 years वहाँ बना सकते हैं, यानी कि वो 12 साल वहाँ पर रहे और 1 साल क्या कहते हैं कि पिछले 14 साल में जो है वो वहाँ पर रहा हो, है ना। 19 साल वैसे होता है कि पिछले 19 साल में वो 14 साल वहाँ पर रहा हो और प्लस में 1 साल एक्स्ट्रा वो रहा हो किससे रजिस्ट्रेशन से पहले रहा हो और गुड करेक्टर होना चाहिए और इंडियन किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी एक एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर कम्युनिकेट कर सके, वर्किंग एबिलिटी हो उसकी, राइट। अब आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि गोवा सिक्किम को हमने बाद में इनकॉर्पोरेट किया था तो उनके लिए हमने अलग अलग ऑर्डर को इशू किया था। जब पौंडीचेरी पार्ट बना था तो पौंडीचेरी ऑर्डर जारी किया था 1962 के अंदर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, राइट। उसके बाद है कि कुछ प्रोविजंस हैं सिटीज़नशिप के जो असम अकॉर्ड के अंदर कवर किए गए हैं। अभी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 की बात करते हैं। तो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 जो है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हुए, जैसे कि ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आए हैं टू असम बिफोर जनवरी 1966 की 1966 1 जनवरी 1966 से पहले जो आए हैं बांग्लादेश से, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं कहाँ के, यहाँ असम के, तो उनको भी सिटीज़न बना दिया जाएगा फ्रॉम दैट डे, यानी कि 1 जनवरी 1966 से वो यहाँ के सिटीज़न रहेंगे। ये है 1985 का अमेंडमेंट एक्ट जो भी था, इट वॉज अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भी है 1985 का। तो कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है जो असम में आया है आफ्टर 1 जनवरी 1966, लेकिन किससे पहले होना चाहिए वो मार्च 25 1971 तो मार्च 25 1971 तक वो आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद की बात हो रही है 1966 से बाद की, तो 1971 तक बोला कि 25 मार्च 1971 तक अगर तुम आए हो बांग्लादेश से और तुम पहले इंडियन ओरिजिन के हो तो तुमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्टर करवाना पड़ेगा और 10 साल का आपका क्या है एक एक्सपायरी पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर, ठीक है। बट इन दिस पीरियड ऑफ 10 years कुछ राइट्स रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्टिंग द सिर्फ क्या नहीं रहेगा, राइट टू वोट नहीं रहेगा, ठीक है।
अब आपकी सिटीज़नशिप आपसे छीनी भी जा सकती है। कैसे? अगर आप रेन्यूंसिएशन कर देते हो। रेन्यूंसिएशन मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी और की फ़ॉरेन कंट्री की ले लेते हो और अपना जो इंडियन सिटीज़नशिप है वो खुद ही त्याग कर देते हो, उसका वॉलंटरली सरेंडर कर देते हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर ऐसा डिक्लेरेशन आपके द्वारा किसी वार के दौरान हुआ है, जहाँ पर इंडिया भी शामिल है, तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है ये विदहेल्ड, मतलब ये होल्ड पर रख दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वॉर के दौरान आप ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड पर रखा जाएगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर जो माइनर चाइल्ड हैं और वो अपनी सिटीज़नशिप को लॉस कर देना चाहते हैं, तो चाहते हैं, लेकिन उनको 18 साल तक तो होने का अभी रुकना पड़ेगा, तब तक वो नहीं हो सकते। मतलब 18 साल तक अपनी सेल्फ विल से आप दे रहे हो, त्याग कर रहे हो सिटीज़नशिप का, सो दैट्स ओके, लेकिन नाबालिग नहीं कर सकता। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है कि अगर आप किसी और कंट्री का सिटीज़नशिप ले लेते हो, तो अगर नहीं भी करते आप अपना इंडियन सिटीज़नशिप को सरेंडर, तो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा बाय लीगल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा हो जाएगा। बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है कि अगर सिटीज़न ने फ्रॉड से लिया है, अगर ऐसा पता चल जाता है गवर्नमेंट को, तो वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा सिटीज़नशिप। और विदिन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन, अगर आप किसी और कंट्री के अंदर बंद हो गए हैं 2 साल के लिए, अगर आप मतलब अगर आपने 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद या फिर नेचुरलाइजेशन के 5 साल के बाद अगर आप 2 साल के लिए किसी कंट्री के अंदर जेल में चले जाते हैं, तो वो अनलॉफुल होगा, आपको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो एनिमी के साथ में वॉर्स के दौरान, तो भी आपका सिटीजनशिप सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिटीजन्स वर्सेस एलियंस राइट, ऐसे क्या राइट्स हैं? अभी सिटीजन्स के पास में क्या राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीज़न के पास में, कि सिर्फ सिटीजन्स ही ले सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफिसेज, वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी बात चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, ये सब कुछ, ये सारे बेनिफिट्स को वो ले सकते हैं, ठीक है। द राइट ऑफ सफरेज इन द लोकसभा, ये सब कुछ सिटीजन्स ही को ही मिलेगा। एनिमी एलियन जो हैं वो suffer from special disability. They are not entitled to benefit of the procedural provision in the clause 1 2 of article 22। इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 लाया गया। तो इसका क्या प्रोविज़न रहा, इसका क्या सिस्टम था? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो पर्सन जो है वो आफ्टर 26 जनवरी 1950 से हो रहा है, मतलब पैदा हो रहा है, और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन 1986, यानी कि 1986 तक, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1986 तक वो पैदा हो रहा है, ठीक है। तो वो रहेगा, वो सिटीज़न होगा। अगर वो इसके बाद में पैदा हो रहा है, ठीक है, 1986 के बाद में पैदा हो रहा है, तो फिर उसका कोई ना कोई पापा मम्मी जो है वो सिटीज़न होना चाहिए पहले। अगर कोई फ़ीमेल मैरी करती है किसी मेल को, तो वो 5 साल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंस रहने चाहिए। और क्या है कि कोई मेल होता है तो वो भी 5 साल की रेजिडेंस होना चाहिए। दिस एक्ट इंक्रीजेज द टाइम पीरियड फॉर द फॉरेनर बिलोंगिंग टू द नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हु अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप अंडर नेचुरलाइजेशन ओनली आफ्टर 10 years ऑफ रेजिडेंसी इन इंडिया, ठीक है। 10-11 साल उसको रहना पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, तो ये क्या प्रोवाइड करती है? ये जो है ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती थी। अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कि जो भी इंडियन रेजिडेंस हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो पीपल रह रहे हैं 16 कंट्रीज़ के अंदर, और जिनके पास सिटीजनशिप है उन कंट्रीज़ की, तो वो एडिशनल इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, राइट। अब ड्यूअल सिटीजनशिप के 3 लिमिटेशन है कि कोई भी देयर शुड बी नो राइट टू वोट, उनके लिए नहीं होगा। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं हेल्ड कर सकते। और जो ये एक्ट है
it provides for a national identity card for these dual citizens, ठीक है, एक आइडेंटिटी कार्ड होगा इनके लिए। ओके, सो वो आइडेंटिटी कार्ड क्या है? सो दीज आर सम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि कई सारे के सारे रजिस्ट्रेशन से कैसे भी बने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस 2003 एक्ट प्रोविज़न बनाया गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, ठीक है, बाय द PIOs ऑफ 16 कंट्रीज़। जो हमने देखा सिर्फ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बांग्लादेश इसमें नहीं है, हमने देखा। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन है इन सब की। तो बाद में क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया ओवरसीज़ जो कार्ड होल्डर्स थे उनका। तो उनका जो 4 PIOs जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा और ड्यूअल सिटीजनशिप का कुछ और बढ़ाया गया, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।